नमस्कार दोस्तों। आज 15 अक्टूबर है और निराला जी की पुण्यतिथि है। इसी पर निराला जी पर संक्षिप्त वार्ता के लिए हम और हमारे मित्र यहाँ एकत्रित हैं। मैं ऋषभ और साथी मेरे आकर्ष, हम दोनों वर्तमान में लखनऊ विश्वविद्यालय से हिंदी से प्रास्नातक के छात्र हैं। आज निराला पर बात करने के लिए हम लोग यहाँ प्रस्तुत हैं और निराला जी के व्यक्तित्व कृतित्व पर बात करने से पूर्व हम एक निराला जी का परिचय जानेंगे। और परिचय के लिए आकर्ष जी, आपसे अनुरोध है कि आप निराला जी का विवरणात्मक परिचय दीजिए संक्षेप में। नमस्ते मित्र, धन्यवाद ऋषभ जी। मैं आकर्ष आप सभी के बीच निराला पर बात करने के लिए, उनका परिचय देने के लिए कुछ मानवीय प्रवृत्ति की बात करना चाहता हूँ। जैसे ऋषभ भाई, आपको पता होगा कि मनुष्य का जन्म जो होता है उसके बाद निरंतर उसकी जो मरणोपरांत तक की जो गतिविधियाँ होती हैं वो कुछ ना कुछ सीख करके अर्जित करने की होती हैं। सही कह रहे हैं। चाहे वो विद्या हो, चाहे वो सामाजिक व्यवहार हो, चाहे वो निजी आचरण हो, कुछ भी हो। तो उसी क्रम में विद्या अर्जन अपने आप में श्रेष्ठ अर्जनों में से एक माना गया है। निराला को हम जब देखते हैं तो उनका जन्म तो महिषादल में होता है। वो बंगला में जन्मते हैं, पर उनकी जो पारिवारिक परिवेश है वो अवध का क्षेत्र है, बैसवाड़ी का क्षेत्र है। और उनका एक लंबा समय बंगाल में बीतता है। प्रारंभिक समय जब किशोरावस्था तक किसी भी व्यक्ति को अपने विकास में सबसे अधिक पारिवारिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश का प्रभाव पड़ता है, वो समय उनका बंगला में बीतता है। बंगला साहित्य से उनका परिचय वहीं होता है। पर जैसा कि उनका जन्म भले ही बंगाल में हुआ था, पर अवध उनसे कभी बाहर नहीं था। उनके परिवेश जो था, उनका परिवार जो था, सभी का प्रभाव उन पर पड़ा। उनकी मातृभाषा वस्तुतः हिंदी ही थी, परंतु उनको हिंदी अपनी मातृभाषा बनाने के लिए, उसमें साहित्य रचने के लिए, उसमें कार्य करने के लिए विद्या अर्जन करना पड़ा। निराला हमारे लिए इसीलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि वो हमें विद्यार्जन और साहित्य को आत्मसात करने की गतिविधियों से परिचित कराते हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति ये चाह ले कि हमें अध्ययन करना है और हमें इस क्षेत्र में कार्य करना है तो वो निश्चित ही कर सकता है। और ये मुझे लगता है कि किसी भी कलाकार में ये गुण नहीं पाया जाता है जी। इसी के साथ हम लोग आगे बात करेंगे निराला पर। जी भाई। तो आकर्ष जी ने निराला जी का परिचय दिया और बहुत अच्छी बात कही कि जो किसी कवि का जो व्यक्तित्व होता है वो कृतित्व से अलग नहीं होता, उसका व्यक्तित्व ही उसके कृतित्व में अभिव्यक्त होता है। निराला जी के काव्य में हम लोगों को ये देखने को मिलता है। हम उस पर अभी उनके गद्य पर भी बात करेंगे, पद्य पर बात करेंगे और उनके विद्रोही स्वर पर बात करेंगे जो उनको अन्य कवियों से अलग बनाता है। और जैसा कि निराला जी के बारे में कहा भी जाता है कि वो कभी लकीर के फ़कीर नहीं बने। उन्होंने अपना मार्ग स्वयं निर्धारित किया और वो निरंतर अनेक आलोचनाओं के बाद, निंदाओं के बाद भी वो उसका अनुसरण करते रहे। कभी भी वो विचलित नहीं हुए। असंग उनका जीवन अगर हम देखते हैं, निराला जी के बारे में रामविलास शर्मा जी ने लिखा है, दूधनाथ सिंह जी ने लिखा है, अनेक आलोचकों ने लिखा है। और उसमें उसका अध्ययन करने के बाद हमें ये पता चलता है कि उनका जीवन संघर्षों के मध्य में बीतता रहा और वो उसे सहर्ष स्वीकार भी करते रहे। कभी उन्होंने अपना मुख उससे नहीं मोड़ा। कभी समस्याएं आईं तो वो कभी हटे नहीं। और हिंदी भाषा में आने के लिए उन्हें बहुत संघर्ष करना पड़ा, क्योंकि हिंदी भाषा के लिए वो एक हिसाब से मतलब अवरोध उत्पन्न करने वाले कवि के रूप में देखे जा रहे थे। जैसा कि रामविलास शर्मा अभी हम बात करेंगे जी ने लिखा है। और आकर्ष जी से अब मैं अगला प्रश्न ये पूछना चाहूँगा, क्योंकि इनका निराला जी पर विशिष्ट अध्ययन में इन्होंने निराला जी को लिया है और जो आचार्य पढ़ा रहे हैं उनका शोध भी उसी पर है। मतलब निराला जी पर उन्होंने शोध किया है। जो हमारे आचार्य हैं, विभागाध्यक्ष जी हैं, तो उनसे आकर्ष जी को पढ़ने का अवसर मिला। तो आकर्ष जी अच्छे से उनके कृतित्व के बारे में बताएंगे और उनकी रचनात्मक क्रियाशीलता के बारे में भी, रचनाधर्मिता के बारे में बताएंगे। तो अब मैं आकर्ष भाई से पूछना चाहूँगा कि जो आपने अध्ययन किया
उनके व्यक्तित्व के बारे में, कृतित्व के बारे में, जैसे अनेक कविताएं हैं, परिमल है, कुकुरमुत्ता है, जो उनको अलग बनाती है अन्य से। तो उस पे आप क्या कहना चाहेंगे गद्य पे? धन्यवाद मित्र। जो निराला विशिष्ट रचनाकार एवं विशिष्ट कवि का एक हम लोग का प्रश्न पत्र है यहाँ विश्वविद्यालय में, लखनऊ विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में, उसमें मैंने निराला चुना और उसमें हमें जो आचार्य पढ़ा रहे हैं उनके मार्गदर्शन में मैंने जो भी थोड़ी बहुत विद्यार्जन किया है, जो भी अपनी समझ विकसित की है, उसके हिसाब से मैं बात करूँगा। निराला जी का जो काव्य है, जो गद्य है, जो पद्य है, समस्त जो साहित्य है, अगर हम कभी अस्पताल गए होंगे तो एक वहाँ पर ऐसे ऐसे चलता हुआ एक कंप्यूटर का वो रहता है जो हमारी जीवन रेखा निर्धारित करता है। अगर वो सीधी चलेगी तो इसका मतलब है कि हम निपट चुके हैं। तो निराला का संपूर्ण साहित्य वो जीवन रेखा है जिसमें उतार चढ़ाव आते हैं। निराला श्रेष्ठ रचनाकार हैं, इसमें कोई संदेह नहीं, पर निराला जीवन के कवि हैं, अदम्य साहस के प्रतीक हैं। निराला के अध्ययन के अनुसार कोई भी पढ़ने वाला, कोई भी साहित्य में रुचि रखने वाला कभी निराश नहीं हो सकता। निराला का पूरा जीवन प्रारंभ से अंत तक अनेक समस्याओं से भरा हुआ था, परंतु निराला जी ने उनका बढ़ के उनका साहस के द्वारा सामना किया और अपने साहित्य सृजन को जारी रखा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, उन्होंने हार नहीं मानी। निराला जी के बारे में अगर हम बात करते हैं तो रामविलास शर्मा जी ने बहुत विस्तृत उन पर अध्ययन किया है, पर दूधनाथ सिंह जी की जो छोटी सी एक पंक्ति में पढ़ते वक्त में ध्यान आया था कि निराला की जो रचनात्मकता है उसमें क्या कहते हैं, उनके अनेक स्वर और अनेक स्तर एक साथ एक समय पर क्रियाशील दिखाई पड़ते हैं। महत्वपूर्ण बात है। निराला जी जहाँ वरदे वीणा वादिनी वरदे वंदना माँ सरस्वती की लिखते हैं, जो कि भारत के संपूर्ण कंठों के द्वारा किसी भी कार्यक्रम आयोजन के पहले गाई जाती है, माँ सरस्वती का याद करते हैं हम उसके द्वारा। और उन्होंने साधारण से साधारण कविताएं, भिक्षुक, वह तोड़ती पत्थर, और श्रेष्ठ रचनाओं में राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति, जागो फिर एक बार, बादल लाग, अनेकों अनेक कविताएं लिखी हैं। मुझे लगता है कि आपने भी इस चीज़ को महसूस किया होगा, क्योंकि आप कबीर स्पेशल रूप में पढ़ रहे हैं, कबीर आप विशेष अध्ययन में पढ़ रहे हैं, और हमारे आचार्य जी बताते हैं हमें कि कबीर जो निराला जी हैं वो मुख्यतः कबीर संस्कार के कवि हैं, पर उनके प्रिय कवि तुलसीदास जी हैं। ये जो विरोधाभास है, यही निराला की उनकी जो विशेषता है। हाँ, आपने मतलब आकर जी ने बहुत अच्छा बताया। सबसे महत्वपूर्ण इनके वक्तव्य में मुझे ये बात लगी कि जो उन्होंने बताया कि जो निराला का काव्य है उतार चढ़ाव का काव्य है। तो उतार चढ़ाव का काव्य एक जो जीवन रेखा है, उसमें जो उतार चढ़ाव आता है, उसके माध्यम से इन्होंने बहुत अच्छा बताया। और निराला जी का व्यक्तित्व भी ऐसा रहा ही है। और जैसे कि माना क्या जाता है ही कि छायावाद के 4 शीर्ष स्तंभों में निराला जी भी एक प्रमुख थी। निराला जी के काव्य में छायावाद के बाद क्रमशः प्रगतिवादी विचारधारा भी देखने को मिलती है। जैसे बादल राग में है वह तोड़ती पत्थर, जिसमें अनेक कविताएं ऐसे संकलित हैं जिसमें हमें प्रगतिवादी स्वर दिखाई पड़ने लगता है। और जब हिंदी साहित्य में पदार्पण होता है निराला जी का, उसके पहले इन्हें केवल बंगला भाषा का अनुवाद के रूप में माना जाता है। एक सबसे महत्वपूर्ण बात मुझे ये लगती है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी जो सरस्वती पत्रिका के संपादक थे, प्रधान संपादक थे, और उन्होंने हिंदी भाषा को परिष्कृत करने में उसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो उन्होंने एक जूही की कली जो इनकी कविता थी उसको छापने से मना कर दिया था। उसके बावजूद भी जो निराला जी की साहित्य साधना रामविलास शर्मा जी ने लिखा है, उन्होंने पत्र का जिक्र किया है जिसमें महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने उनका व्यक्तिगत मतलब स्वास्थ्य पूछा है कि मेरी पुत्री का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। मतलब ऐसा कि बताओ, मतलब महत्वपूर्ण बात यह है कि जो व्यक्ति अपनी पत्रिका में छापने को मना कर दे, फिर ऐसे ही मतलब सहजता का भाव, मतलब आजकल देखने को मिलता है कि
व्यक्तिगत द्वेष हो जाता है। वो ऐसा साहित्य में तब नहीं था, और ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। और अब आकर्ष जी से हम इन्होंने कुछ कविताओं का जिक्र किया। अब मैं उनके निराला जी के गद्य पर, जो बिल्ले सुर बकरिया है, कुल्ली भाट है, शुक्ल की बीबी जो कहानी संग्रह है, उस पर ये अपना क्या दृष्टि रखते हैं, उस पर बात करना चाहूँगा। धन्यवाद मित्र। गद्य पर बात करने से पहले आपने जैसे जिक्र किया कि निराला जी की कविता को महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने जूही की कली को छापने से इनकार कर दिया था। ये वस्तुतः सिद्ध भी है ये। पर निराला जी का जो महावीर प्रसाद द्विवेदी के साथ गुरु शिष्य की जो परंपरा थी, वो अर्जुन और द्रोणाचार्य की नहीं थी, वो एकलव्य और द्रोणाचार्य की थी। उन्होंने उनसे प्रत्यक्ष शिक्षा नहीं ली थी, अप्रत्यक्ष शिक्षा ली थी, उनकी पत्रिकाओं के द्वारा, उनके रचनाओं के द्वारा। और वो अनुशासनात्मक रूप से उनको अपना गुरु मानकर अध्ययन करते थे, साहित्य सृजन करते थे। मुझे लगता है कि अगर कोई शिक्षक आपको किसी चीज़ के लिए टोक रहा है तो वो आपसे कुछ अच्छी चीज़ एक्सपेक्ट करता है। और बाद में जैसे देखते हैं हम सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा जैसी रचनाएं अगर निकल के आई हैं, तो मुझे लगता है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का इसमें योगदान तो है। निराला जी की गद्य रचनाएं पढ़ते समय हम ये देखते हैं कि जैसे हमें ये जानने को मिलता है कि किसी भी रचनाकार में, साहित्यकार में, अगर उसके सामाजिक, उसके स्थानीय विशेषताएं, स्थानीय जिक्र नहीं मिलता है तो फिर वो कल्पना का साहित्य महसूस होता है। पर निराला के गद्य में एक सशक्त गद्यकार अगर मैं निराला को कहूँ तो वो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा संतोषजनक होगा। निराला का एक संस्मरणात्मक उपन्यास है बिल्ले सुर बकरिया। उसका नायक मित्र, मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ, दर्शकों को भी पता चले कि अगर वो पढ़ना चाहें तो मेरे पास है बिल्ले सुर बकरिया। एक सेकेंड मैं दिखाता हूँ। ये एक छोटा सा उपन्यास है, बहुत ही संक्षिप्त में ये है, बहुत ही 60-70 पेज का होगा। इसका नायक एक ब्राह्मण वर्ग से आता है। आपने भी पढ़ी होगी ऋषभ भाई, तो इसमें देखा होगा इसका नायक जो है वो ब्राह्मण वर्ग से आता है, पर वो जीवन को जीने के लिए, अपने अर्थोपार्जन के लिए बकरी चराता है। और बकरी चराता भी है तो बकरी ऐसा नहीं चराता है, बकरी चरा कर ही वो श्रेष्ठ धनार्जन करता है और धनाढ्य व्यक्ति होता है। और अपनी जो शादी करता है वो काफ़ी प्रतिष्ठा से करता है। तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी को शो करता है कि हमें कार्य करना है और उसके लिए शर्माना नहीं है, और आगे तभी हम बढ़ेंगे जब अपने काम को स्वीकार करेंगे। ये निराला जी के गद्य की विशेषता है। और आकर्ष भाई ने बहुत अच्छा बताया, लेकिन एक वस्तुता देखा यह जाता है कि निराला जी को गद्यकार की अपेक्षा एक कवि के रूप में ज़्यादा देखा जाता है। आप किसी से बात करेंगे तो निराला जी का नाम लेंगे तो एक कवि के रूप में, कवि निराला। तो मैं आकर्ष जी से इनका व्यक्तिगत विचार पूछना चाहूँगा कि उनकी जो गद्यात्मक कृतियाँ हैं वो श्रेष्ठ हैं, निसंदेह श्रेष्ठ हैं, लेकिन उस पर मतलब उनका काव्यात्मक जो वैशिष्ट है वो आधिक्य के कारण उनका गद्य पीछे रहेगा, या क्या है कि जो सामान्यता कोई भी वर्ग हो, हम लोग साहित्य से जुड़े हैं तो हम लोगों के लिए अनिवार्य हो जाता है कि गद्य पद्य दोनों का तुलनात्मक अध्ययन। लेकिन अगर एक सामान्य है पाठक है या श्रोता है जो जिसके बारे में मतलब अगर कोई पढ़ता है तो क्या अच्छी बातें हैं उनके गद्य के बारे में जो हमको बता सकें कि जितना श्रेष्ठ वो कवि थे उतने ही श्रेष्ठ गद्यकार भी थे। तो क्या कारण आपको दिखाई देता है कि उनका गद्य उतना प्रचलित नहीं हुआ, या प्रचलित है भी तो उनको कवि के रूप में ज़्यादा मान्यता मिली? तो इसके बारे में आपका क्या विचार है? वस्तुतः तो निराला कवि के रूप में स्थापित हैं ही, पर उसके साथ जैसा कि कोई भी साहित्यकार है उसकी अपनी निजी कुछ इच्छाएं हैं, कुछ साहित्य सृजन की मान्यताएं हैं, कुछ अपने चुनाव हैं, उसमें उसके आधार पर हम देखते हैं तो निराला जी ने गद्य का सृजन बहुत ही विपुल किया है। और लंबी एक श्रृंखला है उपन्यासों की, बड़े उपन्यासों की, निरूपमा उपन्यास, ये जैसे और अन्य उपन्यास हैं। अभी मैं
सारे का नाम मुझे नहीं स्मरण हो रहा है, पर एक लंबी श्रृंखला है। चतुरी चमार कहानी संग्रह है, सुकुल की बीबी कहानी संग्रह है, कुल्ली भाट उनका एक उपन्यास है। कुल्ली भाट उस समय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेते हैं और अपने ग्रामीण स्तर पर इतना अच्छा कार्य करते हैं, और निराला जी ने इसमें अपनी प्रगतिशीलता को अपने चरम पर पहुंचाया है कुल्ली भाट में, जिसका आभास हमें उपन्यास के अंत में मिलता है। और निराला जी की जो कहानी संग्रह हैं उनमें भी चतुरी चमार कहानी संग्रह मुझे काफ़ी प्रभावित करती है। उसका जो कथ्य है वो अतुलनीय है। लेकिन अगर आप तुलना की बात करते हैं कि किस प्रकार हम देखें निराला के गद्य और पद्य को, तो मुझे लगता है कि अगर उनके गद्य को लोगों ने पढ़ा है कम, यही एक कारण है जिससे उनको कवि के रूप में ज़्यादा जानते हैं लोग। आपने बहुत अच्छी बात कही, यही मैं आपसे मतलब सुनना चाह रहा था कि जितने श्रेष्ठ वो कवि हैं उतने ही श्रेष्ठ गद्यकार भी हैं। कारण ये है कि लोग उसे पढ़ नहीं रहे हैं, इसीलिए मतलब काव्यात्मक रूप से तो कवि हैं ही, लेकिन अगर हम किसी के व्यक्तित्व के बारे में जानना है तो संपूर्ण जब तक उसके बारे में पढ़ेंगे नहीं तब तक जानकारी हमको नहीं होगी। तो आकाश भाई ने उसको स्पष्ट कर दिया कि वो उतने ही श्रेष्ठ गद्यकार भी हैं, पढ़ने की आवश्यकता है। अगर हम पढ़ेंगे तो निसंदेह है कि हमको जानकारी होगी। तो ये इस प्रकार का प्रश्न हम नहीं करेंगे। हालांकि ये आवश्यक भी था कि दर्शक भी हमारे इससे परिचित हो जाएं। और अब इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए मैं आकर जी से यह जानना चाहूँगा कि जो निराला जी थे, तो निराला जी के बारे में आपने आचार्यों से पढ़ा और विशिष्ट अध्ययन था, तो इसलिए आपने कुछ विशेष प्रकार की शोध करके पुस्तकें भी ली, रामविलास शर्मा जी की, दूधनाथ सिंह जी की और अनेक। तो उसमें एक आपकी दृष्टि, जो स्वतंत्र दृष्टि निराला जी को लेकर क्या बनी, तो उसके बारे में अपना विचार दीजिए। जैसा कि विशिष्ट अध्ययन के दौरान अभी मैं लगातार निराला जी को अध्ययन कर ही रहा हूँ, और अभी ये प्रभाव मुझ पर पूर्णता नहीं पड़ पाया है, और एक लंबा अध्ययन मुझे निराला जी का करने के लिए प्रेरित किया है इस विषय ने। और मैं निरंतर इस अध्ययन को मैं अपने जीवन भर, मुझे लगता है कि अगर मैं निराला को पढ़ता जाऊँ तो भी मैं इससे बोर नहीं होने वाला हूँ। पर अगर हम बात करें निराला का मेरे प्रभाव में, तो एक साहस जो मुझे दिया है निराला जी ने, वो बहुत ही श्रेष्ठ है और बहुत ही मुझे प्रभाव उत्पन्न किया है। जैसा अन्य चीज़ों को लेकर के हम कभी बात करेंगे, पर मुझे लगता है कि अभी ये हमारा जो परिचयात्मक विवरण था, इतना मुझे लगता है दर्शकों के लिए काफ़ी रहेगा। हाँ, बस चलते चलते आखिरी में मैं आपसे मतलब जो आपकी निराला जी की सबसे पसंदीदा जो पंक्तियाँ हो या वो कविता हो, वो 2-4 पंक्तियाँ सुना दीजिए। निराला जी की पंक्तियाँ तो बहुत सारी हैं, पर उनकी एक कविता, किसी कविता की पंक्ति है, मैं ही वसंत का अग्रदूत, ब्राह्मण समाज में ज्यों अछूत। ये उनको कीचड़ में कमल के समान प्रदर्शित करती हैं। और अन्य तमाम रचनाएं हैं, तमाम उनकी पंक्तियां हैं जिसे मैं ज़रूर बात करना चाहता हूं, पर जैसा आपकी इजाज़त हो। नहीं तो आप जो आपकी पसंदीदा पंक्तियां हो तो आप सुना दीजिए, दर्शकों को भी अच्छा लगेगा और वो जिससे आकर्षित होंगे। और निराला जी पर, निराला की काव्य पंक्तियों की बात, अगर काव्य पंक्तियों के द्वारा हम उनके काव्य को नहीं समझ सकते हैं, वस्तुतः हमें उनके काव्य सृजन में जो रचनाएं हैं उनको पढ़ना चाहिए। बहुत ही संक्षिप्त रचनाएं उन्होंने लिखी हैं। तो मुझे लगता है हिंदी की जो सर्वश्रेष्ठ माँ सरस्वती की वंदना है, उसे हर एक छात्र ने, हर एक अध्ययन करने वालों ने पढ़ा ही होगा। तो उसमें एक पंक्ति आती है, वरदे वीणा वादिनी वरदे। आप सभी ने जरूर ही स्कूलों में और कहीं कार्यक्रम में इस वंदना को गाया होगा। इसमें आती है, एक पंक्ति आती है, प्रिय स्वतंत्र रहो अमृत मंत्र नौ, भारत में भर दे, काट अंध उर के बंधन स्तर, बहा जननी ज्योतिर्मय निर्झर,
कलुष भेद तम हर प्रकाश भर, जगमग जग कर दे। नव गति नव लय ताल छंद नव, नवल कंठ नव जलद मंद्र रव। नव नभ के नव बिहग वृंद को, नव पर नव स्वर दे। ये मतलब कितनी लयात्मकता है, कितना प्रभावशाली है। अगर वो किसी भी लाभ की बात करते हैं तो वो निजी लाभ की बात नहीं करते हैं। जब वो बात करते हैं इस अमृत मंत्र की बात करते हैं तो वो पूरे भारत में इस अमृत मंत्र को भरने की बात करते हैं। अखिल भारतीय स्तर पर वो बात करते हैं। राम की शक्ति पूजा में अनेक प्रसंग ऐसे आते हैं जो काफ़ी रोचक भी हैं। मैं उसमें से एक दो आपको बताता हूँ कि वो राम की शक्ति पूजा की जो विशेषता ही है, राम की शक्ति पूजा में निराला अंत में जब प्रभु श्री राम के जो माँ शक्ति की उपासना के दौरान 8वां कमल चुरा लेने का जो प्रसंग है, उसमें लिखते वक्त कितनी काव्य भाषा और काव्य शैली का जो एक मतलब सामंजस्य प्रयोग किया है वो कसम से मतलब देखने वाला है। ले अस्त्र वाम, बाएं हाथ में अस्त्र वाम, ले अस्त्र वाम दक्षिण कर, दाहिनी आँख की तरफ कर, दक्षिण कर दक्षिण लोचन। ले अस्त्र वाम कर दक्षिण लोचन, ले अर्पित करने को उद्यत हो गए सुमन। मतलब क्या अद्भुत श्रेष्ठ रचनाएं, अद्भुत जो प्रभावशाली रचनाएं हैं, जो साधारण से साधारण रचनाएं हैं, वो भी निराला जी ने लिखा है। और मुझे लगता है कि ये पंक्ति जो है, अंतिम पंक्ति करके हम लोग निराला जी की इस वार्ता को समाप्त करने का प्रस्ताव रखूँगा मैं। होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन, कहा महाशक्ति राम के वदन में हुई लीन। धन्यवाद। क्या हाँ, तो आकर जी ने अपनी पसंदीदा पंक्तियाँ आप सबके मध्य रखी। और निराला जी मतलब एक संक्षिप्त पंक्ति में कितनी बड़ी बात कहते हैं। जैसे सरोज स्मृति में एक लाइन आती है कि धन्य मैं पिता निरर्थक था। तो ये लाइन मतलब कितना आपको हिट करती है, मतलब कितना दर्द है इसमें। और कहते भी आगे कि दुखी जीवन की कथा रही, क्या कहूँ अभी तक जो नहीं कही। मैं उनकी एक गज़ल है, तो मैं वो उससे अपनी वाणी को विराम दूंगा, शायद आपको पसंद आए। और इस सुनिएगा कि बदली जो उनकी आँखें इरादा बदल गया, बदली जो उनकी आँखें इरादा बदल गया, गुल जैसे चमचमाया कि बुलबुल मसल गया। यह टहनी से हवा की छेड़छाड़ थी मगर, यह टहनी से हवा की छेड़छाड़ थी मगर, खिलकर सुगंध से किसी का दिल बहल गया। क्या बात है। खामोश फतह पाने को रोका नहीं रुका, खामोश फतह पाने को रोका नहीं रुका, मुश्किल मुकाम जिंदगी का जब सहल गया। मैंने कला की पार्टी ली है शेर के लिए, मैंने कला की पार्टी ली है शेर के लिए, दुनिया के गोलंदाजों को देखा दहल गया। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। और मुझे आशा है कि इस वार्ता के बाद आप लोग निराला को अवश्य पढ़ेंगे, और मुझे विश्वास है और कि आपके प्रिय लेखकों में निराला जी अवश्य शामिल होंगे। धन्यवाद।